वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं ABTA माध्यमिक टेस्ट पेपर जो है 2022 का, उसमें से पेज नंबर 30 में मैथ का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इंग्लिश वर्सन, उसमें से मैं वेरी शॉर्ट आंसर यानी MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स ये सॉल्व करूँगा। ओके, तो आते हैं सबसे पहले MCQ में। क्वेश्चन नंबर 1 है, if the ratio of principal and yearly amount be 25:27, then the yearly rate of interest is। कहा जा रहा है प्रिंसिपल यानी मूलधन और ईयरली अमाउंट यानी साल का या वार्षिक अमाउंट या मिश्र धन, इन दोनों का रेशियो या अनुपात है 25:27। यानी ये जो 25 है ये P है और 27 ये A है, ठीक है, कैपिटल है। देन द ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, तो साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा या ब्याज दर क्या होगा, 2%, 4%, 6% या 8%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा D, 8%। किस तरह से देखें तो देखिए स्टूडेंट, इसमें P/A का रेशियो दिया हुआ था 25:27। ओके, जब इस तरह रेशियो या अनुपात दिया रहता है तो हम उसमें से क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। P को अलग कर लेंगे, A को अलग कर लेंगे। किस तरह से, P जो दिया 25, इसको हम मान लेंगे 25x, क्योंकि जब हम अलग करते हैं तो हमें कोई एक x, y, k कुछ भी हमें इंटू करना पड़ता है दोनों में। तो P हम मान लेंगे 25x और A मान लेंगे 27x, दोनों में x इंटू करके। ओके, तो P और A से हम क्या निकाल लेंगे, I निकाल लेंगे। I मतलब क्या होता है, A माइनस P, इंटरेस्ट या ब्याज। तो A माइनस P 27x माइनस 25x, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2x, 27 से 25 माइनस करेंगे 2x, ये हो गया I। और टाइम यहाँ पे लिखा होता है ईयरली यानी वार्षिक, यानी 1 साल। टाइम यहाँ पे क्या है, 1 साल, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब R का फॉर्मूला हम लगा देंगे, I × 100/P × T। I के जगह में 2x होगा, ठीक है, I के जगह में 2x × 100, P के जगह में 25x हो गया और T के जगह में 1, T के जगह में 1, 1 साल। यहाँ से कैंसिल कर ले, x कैंसिल हो जाएगा। 25 से 100 4 बार में कटता है, 25 चौके 100 हो गया, सब कट गया। ये 4 × 2 8, तो R हो गया 8%। D इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब जैसा कि ये MCQ है तो एग्ज़ाम में आप चाहे तो सिर्फ करेक्ट ऑप्शन D लिखकर 8% लिख देंगे तो भी हो जाएगा। और अगर चाहे तो ये जो मैंने बताया रफ, इससे भी कम स्पीड, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में आप रफ कर ले 25x, 27x, इस तरह से माइनस करके जितना कम से कम रफ करके आप आंसर निकाल सकते हैं उस तरह से कर सकते हैं MCQ में, ठीक है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए इतना कुछ लिखा है, P लिखा है, A लिखा। आप एग्ज़ाम में PA ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ रफ में थोड़ा सा करके आपको आंसर 8% लेकर आ जाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ A and B invest ₹X and ₹Y for 9 months and 6 months respectively in partnership business, then ratio of their profits is। कहा जा रहा है A और B दो आदमी है, दो व्यक्ति है, और इन्होंने रेस्पेक्टिवली क्रमश X रुपये और Y रुपये एक पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार में लगाया 9 महीने के लिए और 6 महीने के लिए। मतलब ये कि जिसका नाम पहले A ने X रुपया लगाया 9 महीने के लिए, ठीक है, और B ने Y रुपया लगाया 6 महीने के लिए। ओके, देन रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स इज, तो उनके प्रॉफिट का रेशियो निकालना है यानी लाभांश का अनुपात निकालना है। कौन सा होगा करेक्ट, 2x:3y, B में 3x:2y, C में x:2y और D में 2y:5x। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है B, 3x:2y। किस तरह से स्टूडेंट, A और B है, ठीक है। C मतलब हम लिख ले रहे थे कैपिटल, ठीक है। A का कैपिटल था या मूलधन था X रुपये, B का था Y रुपये। टाइम क्या था, A ने जो पैसा लगाया X रुपये वो 9 महीने के लिए लगाया, 9 मंथ्स के लिए, और B का जो पैसा था वो 6 महीने के लिए था, 6 मंथ के लिए। ओके, हमें पता है जो भी ये पर्सन या व्यक्ति जितने महीने के लिए वो पैसा लगाता है हम उन्हें इंटू कर लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो A का है X रुपये 9 महीने के लिए, तो हम 9x इंटू कर लेंगे 9x, और B का Y रुपये 6 महीने के लिए तो 6y इंटू कर लेंगे, ठीक है। और इनका फिर जो रेशियो आएगा ये हो गया
उनके कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात, ठीक है। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो कैपिटल के रेशियो के साथ मूलधन के अनुपात के साथ बराबर होता है। ये मैंने चैप्टर 14 में इंट्रोडक्शन में बताया था। तो फिर ये 9x/6y ये होगा इसका। यहाँ से दोनों को आप कैंसिल कर ले 3 से, 3 तिया 9, 3 दूना 6, ठीक है, और नहीं कटेगा 3x/2y। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन ठीक हो गया बी पे 3x/2y। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 4x + k = 0 इज 5, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। कहा जा रहा ये इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसका जो दोनों रूट है या इसका जो मूल है उनका प्रोडक्ट या उनका मल्टीप्लाई, ठीक है, उनका जरब, वो प्रोडक्ट कितना है, वो है 5 है, इज़ 5, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ के विल बी, तो के का मान क्या होगा, ए में 5, बी में -12, सी में 15, डी में -20। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी 15। किस तरह से देखिए ये इक्वेशन है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है यानी उनके मूल का गुणनफल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो रूट का प्रोडक्ट क्या होता है हमें पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, वो होता है c/a होता है, c/a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है ये दिया हुआ है 5, तो इसकी जगह हम 5 लिख लेंगे। और c/a मतलब क्या होगा, c मतलब ये लास्ट वाला होता है k, और a मतलब होता है ये x² के साथ जो नंबर होता है वो, तो a हो जाएगा यहाँ पे 3, c हो जाएगा यहाँ पे k, तो c की जगह k और a की जगह में 3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 3 5 से इंटू हो जाएगा, 3 5 15, तो k = कितना आ गया, 15, 15 आ गया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे सी पे टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए बी एंड सी डी आर इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है एक सर्कल है, वृत्त है जिसका सेंटर या केंद्र ओ है, और उसका 2 कोड है, 2 जीवा है, एक ए बी और दूसरा सी डी, और ये दोनों जो कोड है या जीवा है ये दोनों इक्वल है, यानी ये लंबाई में बराबर है, इक्वल है, ठीक है। देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल डी सी ओ, तो डी सी ओ ट्रायंगल या डी सी ओ त्रिभुज का एरिया या क्षेत्रफल क्या होगा, व्हेन एंगल ए ओ बी = 60 डिग्री। जब एंगल या कोण ए ओ बी 60 डिग्री है तो इस ट्रायंगल का डी सी ओ ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा। ऑप्शन ए 9√3² सेंटीमीटर, बी में 6√3² सेंटीमीटर, सी में 2√3² सेंटीमीटर, और डी में 3√3² सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 9√3² सेंटीमीटर। इस तरह से देखें, तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह से इसका नक्शा होगा। ये सर्कल है, सेंटर इसका ओ है, ए बी एक कोड है और सी डी एक कोड है, ये दोनों कोड है या जीवा है, ठीक है, और ये कोड है, और साथ में ये बोला गया जो एंगल ए ओ बी है वो 60 डिग्री है, ए ओ बी ये 60 डिग्री है। ओके, और हमें ट्रायंगल सी ओ डी या डी सी ओ, इस ट्रायंगल का हमें एरिया पता करना है, ये एरिया कितना होगा। और रेडियस कितना बोला, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस अगर 6 सेंटीमीटर है, अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या, ओ ए ये भी रेडियस है, ओ बी ये भी रेडियस है, ओ सी ये भी रेडियस है, और ओ डी ये भी रेडियस है, चारों रेडियस है, ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी सभी बराबर होगा और सभी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उसके बाद ये बोला ये 60 डिग्री है, ठीक है, ए ओ बी ये क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पे ये 60 डिग्री है, तो ये दोनों कितना होगा, देखिए ये दोनों रेडियस हैं, तो ये दोनों रेडियस लंबाई में बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होगा। इस एंगल का नाम ओ ए बी एंगल, और इस एंगल का नाम है ओ बी ए, ठीक है। ये दोनों एंगल 60 डिग्री करके होगा। किस तरह से देखें, तीनों एंगल जोड़कर होता है 180 डिग्री, उसमें से ये 60 डिग्री पहले से है, तो बाकी ये दोनों जोड़कर कितना होना चाहिए 120 डिग्री, तभी ये तीनों को जोड़ के 180 होगा 180। तो अब ये दोनों जोड़कर होगा 120, और ये दोनों बराबर है, इक्वल है, तो कितना करके होना चाहिए 60 डिग्री करके होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है।
अब देखिए इस ट्रायंगल में तीनों 60 डिग्री है, और जिस ट्रायंगल या त्रिभुज में तीनों 60 डिग्री होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो गया, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीनों साइड बराबर होगा, तीनों भुजा बराबर होगा। तो ये दोनों 6 सेंटीमीटर करके है, तो ए बी भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर होगा। ए बी 6 सेंटीमीटर जब होगा, ए बी 6 सेंटीमीटर, तो ए बी और सी डी क्या था, आपस में बराबर था, तो सी डी भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर होगा। सी डी भी 6 सेंटीमीटर होगा। और अब देखें डी सी ओ ट्रायंगल में ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो गया, तीनों साइड या तीनों भुजा बराबर, तो ये भी हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसलिए ट्रायंगल डी सी ओ इज़ ऑल्सो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जब होगा तो इसका हम एरिया या क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका तो फॉर्मूला में क्लास 9 से पता है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीओ क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4, और उसका एक साइड या भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो √3/4 और इसका एक साइड क्या है, सभी 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 6 छक 36 36, और 4 से काटेंगे तो 4 9 36, 9√3, 9 × √3, 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, इतना कुछ मैंने लिखा, ये समझिए समझाने के लिए लिखा है, आपने एमसीक्यू लिए जस्ट समझना है कि ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, जस्ट ये फॉर्मूला के 9√3 निकाल लेना है। ओके, अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तब इतना सारा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा इसमें ए में टिक कर लें। रेडियस ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ए is r unit and radius of a circle with center b is capital R unit। ठीक है, और r greater than r, then there will be, ये b होना चाहिए, only one common tangent if, कहा जा रहा है कि एक सर्कल है, वृत्त है, जिसका सेंटर या केंद्र a है और उसका रेडियस या अर्धव्यास का लंबाई है स्मॉल r यूनिट। ठीक है, और एक दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर या केंद्र बी है और उसका रेडियस या अर्धव्यास का लंबाई है कैपिटल आर यूनिट। ठीक है, और ये कैपिटल आर जो है अर्धव्यास या रेडियस ये छोटे आर से बड़ा है। ठीक है, देन देयर विल बी ओनली वन कॉमन टेंजेंट, तो फिर उनमें उन दोनों सर्कल के लिए सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट होगा, यानी एक ही साधारण स्पर्शक लाइन होगा। ये कब होगा, ऑप्शन ए में है जब ए बी इक्वल टू आर प्लस आर होगा, बी में है ए बी ग्रेटर देन आर प्लस आर होगा, सी में ए बी इक्वल टू आर माइनस आर होगा, और डी में ए बी लेस देन आर माइनस आर होगा। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट याद रखिए, जब दो सर्कल है, दो वृत्त है, और उसमें जब बोला जाएगा कि सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट होगा, यानी एक ही साधारण स्पर्शक रेखा होगा। कॉमन टेंजेंट यानी वो लाइन जो उस दोनों सर्कल या दोनों वृत्त के सिर्फ एक पॉइंट से टच होकर वो लाइन पास करेगा यानी गुजरेगा। ठीक है, तो जब भी बोला जाएगा दो सर्कल है, दो वृत्त है और उनका सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट होगा, तो ये उसी वक्त पॉसिबल होता है जब एक सर्कल जो है दूसरे सर्कल को अंदर से टच करता है, यानी इंटरनली टच करता है। ठीक है, भीतरी तरफ से टच करता है। ठीक है, ये उसी वक्त पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे आप देखिए जिस तरह से क्वेश्चन में बोला था, एक सर्कल है, ठीक है, उसका सेंटर या केंद्र ए है और उसका रेडियस या अर्धव्यास है स्मॉल आर है। दूसरा एक सर्कल है, वृत्त है, उसका सेंटर बी है और उसका जो रेडियस या अर्धव्यास है वो कैपिटल आर है। ठीक है, और ये कैपिटल आर जो है स्मॉल आर से बड़ा है। तो ये आपको, ये इसका नक्शा है, इसका चित्र है। और इनमें से देखिए कि ये दोनों सर्कल जो है अंदर से इंटरनली टच कर रहा है। ये छोटा वाला सर्कल इस बड़े वाले सर्कल को अंदर से सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, पॉइंट को पी बोल सकते हैं। और इसी एक पॉइंट पे ये एक जो लाइन बना है ये हुआ कॉमन टेंजेंट इनका, साधारण स्पर्शक। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल हो रहा है, देखिए जब ए और बी का जो बीच का डिस्टेंस है ये हम निकाल सकेंगे। तो ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा, देखिए बी से पी तक ये पूरा है कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है और यहाँ से यहाँ तक है स्मॉल आर। तो इस कैपिटल आर से ये स्मॉल आर को माइनस करेंगे, यानी इस बड़े वाले टुकड़ा से ये छोटा वाला टुकड़ा अगर माइनस करेंगे तब ये आएगा ए से लेकर बी तक। ठीक है, तो ए से लेकर बी तक कितना हो जाएगा, ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तब ये आएगा ए बी। तो ए बी इक्वल टू होगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर।
ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। और मैंने यहाँ लिख दिया ओनली वन कॉमन टेंजेंट इज पॉसिबल इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, यानी एक ही कॉमन टेंजेंट उस वक्त पॉसिबल होता है जब दो सर्कल या दो वृत्त आपस में अंदर से टच करते, इंटरनली टच करते। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा सी। और इसमें करेक्ट हो गया ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है इफ़ द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ टू स्फीयर्स इज 1:9 देन रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स विल बी। कहा जा रहा है दो स्फीयर या दो गोलक है और उनके कर्व्ड सरफेस एरिया यानी उनके वक्र तल का क्षेत्रफल का जो रेशियो है या अनुपात है वो 1:9 है, तो फिर उनके वॉल्यूम या आयतन का रेशियो या अनुपात कितना होगा। ऑप्शन ए 1:3, 1:27, 1:81, 1:243। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 1:27। तो स्टोन दो स्फीयर है, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र तल का क्षेत्रफल 1:9 है। मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया पहले वाले का S1 मान लिया, दूसरे का S2 मान लिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र तल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का या गोलक का, 4πr² होता है। तो ये S1 है तो 4πr1² लेंगे, इसको 4πr2²। पहले स्फीयर का रेडियस अर्धव्यास R1, दूसरे वाले स्फीयर का R2। ठीक है, दोनों तरफ से 4π कैंसिल हो जाएगा, ये R1² इस टू R2² होगा इक्वल टू 1:9। इसको बटा कर लेंगे क्योंकि रेशियो या अनुपात को हम बटा में लिख सकते हैं, R1² बटा R2², ये भी बटा में 1/9 होगा। दोनों में स्क्वायर है इसलिए इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं इक्वल टू 1/9। फिर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, 1/9, तो रूट में 1 का रूट 1 और 9 का रूट 3 होता है। ठीक है, तो R1/R2 कितना हो गया 1/3। अब हम वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे V1:V2, पहले वाले का V1 दूसरे का V2। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3πr³ स्फीयर का या गोलक का। तो ये R1³ हो जाएगा, यहाँ R2³ होगा। दोनों में से 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, R1³ इस टू R2³ होगा। इसको बटा में कर लेंगे तो R1/R2 पूरा का होल क्यूब कर सकते हैं। R1/R2 कितना था, R1/R2 1/3 था, 1/3 लिखेंगे, इसका होल क्यूब। तो यह आ जाएगा 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 3 × 9 9 × 27, तो 1/27 यानी 1:27। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। 1 मार्क्स के लिए इतना बड़ा नहीं बनाना है, इसका सिंपल सा आसान ये समझिए कि जब कर्व्ड सरफेस एरिया है तो उसमें स्क्वायर होता है, उसमें स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट समझ सकते हैं दोनों में स्क्वायर है तो यहाँ से R1 और R2 निकालना है, तो इसका रूट करें और इसका रूट करें। 1 का रूट 1 हो जाएगा और 9 का रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, और जब वॉल्यूम निकालेंगे तो दोनों में होल क्यूब हो जाएगा, तो इसी का होल क्यूब जस्ट कर देना है। 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह रफ में बना सकते हैं, मैंने पूरा अच्छे से समझाने के लिए सिर्फ बता दिया। इस तरह से ट्रिक यूज़ करके जल्दी से कर सकते हैं। तो ये हो गया 1:27। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो पहला है इंटरेस्ट ऑफ ₹120 फॉर 10 months एट द रेट ऑफ X% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज़ रुपीज़, खाली जगह। कहा जा रहा है 120 रुपये का 10 महीने का इंटरेस्ट X% सिंपल इंटरेस्ट रेट पर या ब्याज दर पर कितना रुपये होगा, इंटरेस्ट या ब्याज। ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट निकालना है। ये हो गया P, ये हो गया टाइम 10 months 10 महीना, और R हो गया X%। तो स्टूडेंट P 120, T 10 months हो गया। तो हमें पता है जब महीना में या मंथ्स में होता है तो उसको हमको ईयर बनाना पड़ता है, और ईयर बनाने के लिए इसको हमें 12 से डिवाइड करना पड़ता है क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 10 महीना है तो इसको 10 से 12 से डिवाइड कर लेंगे, ये साल में चेंज हो जाएगा ईयर में। और इसको 2 से काट ले तो 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 5/6 साल हो जाएगा। R हो गया X%, I का फॉर्मूला लगा ले PRT/100, P 120 RX और टाइम हो गया 5/6/100। दोनों में से देखिए ये 0 0 कैंसिल। ठीक है, और ये कट जाएगा 2 से, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 5 ऊपर में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 6 भी कैंसिल हो गया है क्रॉस में, तो सिर्फ क्या आ गया X। तो इंटरेस्ट हो गया ₹X, ब्लैंक में ₹X होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ X इन्वर्सली वेरीज विथ Y देन द वैल्यू ऑफ X + Y विल बी मिनिमम व्हेन। कहा जा रहा है अगर X और Y आपस में इन्वर्स वेरिएशन में है या विपरीत परिवर्तन में है
तो फिर x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यानी इसका सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा या निम्नतम वैल्यू, निम्नतम मान क्या होगा। सॉरी, उसमें बोला था x प्लस वाई का जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, निम्नतम मान, वो कब होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे देखें। एक्स और वाई इन्वर्स वेरिएशन में विपरीत परिवर्तन में इस निशान को हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल टू और के आता, हमें पता है कि कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से फिर क्या होगा, एक्स और वाई यहाँ इंटू हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू के इंटू 1 कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, स्थिरांक हो गया। अब हम आते हैं एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए इसका जो मिनिमम वैल्यू या निम्नतम मान निकालने के लिए इसको हमें समझना पड़ेगा। एक्स को हम रूट एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमें होल स्क्वायर के जैसा लेकर आना पड़ेगा। तो एक्स को हम लिख सकते हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि रूट का स्क्वायर होने से रूट हट जाता है तो सिर्फ एक्स होगा। इसी तरह वाई को हम क्या लिख सकते हैं, रूट वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट वाई स्क्वायर, ये दोनों हो गया सेम सेम। इसके बाद इसी तरह इसको लिखेंगे और कुछ यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसको फॉर्मूला बनाने के लिए, -2 रूट एक्स इंटू रूट वाई लिखेंगे अपने से। और ये हम चूँकि माइनस कर रहे तो फिर इतना ही हमें प्लस करना पड़ेगा, +2 रूट एक्स इंटू रूट वाई, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। ये हमने अपने से माइनस किया तो उतना ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा। ऐसा हम क्यों करें, यहाँ से यहाँ तक देखिए फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसको a समझे, इसको b समझे, तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो फार्मूला क्या बना, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो a माइनस बी इसका होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये +2, और ये दोनों रूट में तो एक साथ हो जाता है, हमें पता है, रूट एक्स वाई हो जाएगा। ओके, अब एक्स वाई मतलब क्या हो गया, के कांस्टेंट, यहाँ के पुट कर देंगे रूट के, और ये होल स्क्वायर हो गया। तो ये तो देखिए कांस्टेंट स्थिरांक है 2 रूट के, तो ये तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब देखिए ये जो आ गया, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट के आ गया, मतलब ये और ये बराबर है। तो देखिए ये मिनिमम, ये सबसे कम, निम्नतम उस वक्त होगा जब ये मिनिमम होगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। तो ये जब सबसे मिनिमम होगा तब ये भी मिनिमम होगा, सबसे कम होगा। तो ये सबसे कम कब हो सकता है, जब ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर पूरा जब ज़ीरो हो जाएगा। ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता है क्योंकि के ज़ीरो नहीं होता है। तो ये जब ज़ीरो हो जाएगा तब ये सबसे मिनिमम होगा, सबसे कम होगा। तो ये ज़ीरो होना चाहिए। तो एक्स प्लस वाई इज मिनिमम व्हेन ये ज़ीरो होगा। ये ज़ीरो होने से मतलब इसका होल स्क्वायर हटाएंगे तो ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर ज़ीरो तो मतलब ये ज़ीरो, और रूट एक्स इक्वल टू कितना जो होगा, माइनस रूट वाई को राइट साइड में कर देंगे तो रूट वाई हो जाएगा इस तरफ, और फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर, रूट का स्क्वायर यानी एक्स, रूट हट जाएगा एक्स आ जाएगा, यहाँ भी रूट हट जाएगा एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू वाई। तो फिर एक्स प्लस वाई का जो मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब एक्स और वाई बराबर होगा। ठीक है, तो ये होगा आपके खाली जगह में, ब्लैंक में। ओके, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए। ओके, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 सर्ड्स आर रेशनल नंबर देन द सर्ड्स आर, कहा जा रहा है 2 सर्ड है या 2 करनी है, उनका सम यानी उनका प्लस करना योगफल, और उनका प्रोडक्ट यानी उनका मल्टीप्लाई करके, ठीक है, गुणनफल, ये दोनों ही रेशनल नंबर है, दोनों ही मौलिक संख्या या परमेय संख्या, ठीक है, रेशनल नंबर है। देन द सर्ड्स आर, तो उन सर्ड्स को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए स्टूडेंट, जब 2 सर्ड है उनका सम करने से भी रेशनल नंबर होता है, प्रोडक्ट करने से भी रेशनल नंबर होता है। ठीक है, यानी जोड़ने से भी वो परमेय संख्या या मौलिक संख्या होगा, और उनको इंटू करने से भी मौलिक संख्या या परमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ऐसे सर्ड्स को हम कहते हैं कॉन्जुगेट सर्ड। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट सर्ड या अनुबंधी करनी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्जुगेट। ओके, सर्ड्स, द सर्ड्स आर कॉन्जुगेट या अनुबंधी हिंदी में। तो फिर हम यहाँ पे कॉन्जुगेट या हिंदी में अनुबंधी लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ द रेशियो ऑफ 3 कंसेक्यूटिव एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 1:2:5, देन द वैल्यू ऑफ द 4th एंगल विल बी।
कहा जा रहा है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी जिसके चारों पॉइंट जो है वो एक सर्कल के ऊपर होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज, ठीक है, 4 साइड वाला, 4 भुजा वाला। और उसका 3 कंसेक्यूटिव एंगल यानी 3 लगातार एंगल, सीरियली 3 एंगल या 3 कोण का जो रेशियो या अनुपात है 1:2:5 है, ठीक है। तो जो चौथा एंगल है उसका, फोर्थ एंगल या चौथा कोण जो है उसका वैल्यू या मान कितना होगा। तो स्टूडेंट 3 में कॉन्जुगेट लिख लेंगे, ओके। चौथा वाला में जो इस तरह से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जो जिसका चारों पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर है, वृत्त के ऊपर है, ठीक है। इसका 3 एंगल ये कोण है 1:2:5 ये रेशियो है इसका, और तीनों ये कंसेक्यूटिव है, लगातार है, यानी ये तीनों सीरियली होगा। तो जब 3 अलग अलग एंगल है तो फिर हम क्या करेंगे, तीनों एंगल को अलग अलग मान लेंगे। पहला वाला x मान लेंगे, x × 1 x हो जाएगा, दूसरा 2x हो जाएगा, तीसरा 5x हो जाएगा। इस तरह 3 अलग अलग एंगल हम कर लेंगे। रेशियो या अनुपात से अलग करने का तरीका क्या है, यही है कि तीनों में आप x इंटू कर दिया या k या कुछ भी तरह इस तरह इंटू करके अलग कर सकते हैं, ओके। तो ये अलग कर लिया। अब हम देखें यहाँ पे पहला एंगल होगा x, तो इसको समझ लीजिए a, ये एंगल x, दूसरा होगा 2x, b वाला 2x होगा, तीसरा वाला होगा 5x, ओके। x 2x 5x ये तीनों लगातार हो गए सीरियली। तो हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जो आमने सामने का एंगल होता है, ऑपोजिट एंगल या विपरीत कोण, वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री या संपूरक होता है, यानी उनको ऐड करने से 180 डिग्री होता है। तो फिर ये x और इसके सामने वाला ये ऑपोजिट वाला, ठीक है, विपरीत वाला, ये दोनों जोड़ के 180 होगा। तो x + 5x ये हो जाएगा 180 इक्वल टू कितना हो गया, 5x + x 6x 180। यहाँ से x निकाल ले, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 × 18 0 30, तो x इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। अब हम निकाल लेंगे सेकंड वाला एंगल, सेकंड है 2x, 2 × x की जगह 30 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। और हमसे पूछा फोर्थ एंगल कितना होगा, यानी ये हो गया फोर्थ एंगल। तो ये दोनों भी ऑपोजिट है, तो ये दोनों जोड़कर भी 180 होगा, ठीक है। तो ये 60 हो गया, तो ये और कितना होना चाहिए, तो 180 से 60 माइनस कर दे 120, ठीक है। तो फोर्थ एंगल जो है 180 - 60 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, तभी ना दोनों जोड़ के 180 हुआ, तो खाली जगह में होगा 120 डिग्री। और इस तरह का एक प्रॉब्लम मैंने सजेशन में भी सॉल्व किया था, ज्योमेट्री वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए सर्कल इज ड्रॉन वेयर द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इन नहीं, यहाँ पे इज होगा, इज द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, देन द सर्कल आगे लिखा हुआ है थ्रू, पास थ्रू, सर्कल पास थ्रू खाली जगह। कहा जा रहा है एक हम सर्कल बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे इस तरह से कि जो सर्कल का जो डायमीटर होगा या व्यास होगा वो क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनस होगा, यानी उसका विकर्ण जो सबसे बड़ा वाला साइड होगा उस ट्रायंगल का, वो क्या हो जाएगा, उस सर्कल का डायमीटर बन जाएगा, ठीक है, व्यास बन जाएगा। तो फिर कहा जा रहा है सर्कल पास थ्रू, सर्कल कहाँ से होके गुजरेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में जो बोलना चाह रहा है वो इस तरह का है कि ये हम एक सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, और सर्कल और किस तरह से बना रहे हैं कि जो सर्कल का जो ये डायमीटर है, ये डायमीटर हो गया सर्कल का, ठीक है। तो ये डायमीटर जो गया ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्या बन गया, ये हाइपोटेनस, ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा वाला साइड है विकर्ण, और ये सर्कल का डायमीटर बन जा रहा है, ठीक है। इस तरह से हम सर्कल बना रहे हैं। तो फिर कहा जा रहा है ये सर्कल कहाँ से होके पार हो रहा है, तो एक्चुअली में ये सर्कल जो है ए और सी से तो पार होगा, ये पॉइंट से, ये सर्कल जो है ये बी पॉइंट से होकर ही पार होगा, जहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 होता है, ये बी एंगल जो है यहाँ पे 90 डिग्री है। तो इस पॉइंट का जहाँ पे 90 डिग्री बना होता है राइट एंगल, इस पॉइंट का एक खास नाम है, इसको बोलते हैं राइट एंगुलर पॉइंट, राइट एंगुलर पॉइंट या समकोणीय बिंदु, ठीक है। तो जो सर्कल होगा जिसमें हम डायमीटर को इस राइट एंगल का हम हाइपोटेनस मानेंगे, हाइपोटेनस होगा, तो फिर वो सर्कल राइट एंगुलर पॉइंट से होकर पास होगा, समकोणीय बिंदु से होकर पास होगा। तो खाली जगह में होगा राइट एंगुलर पॉइंट या समकोणीय बिंदु, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन देन द वैल्यू ऑफ द वर्टिकल एंगल इज। कहा जा रहा है एक राइट सर्कुलर कोन है, लंबिताकार शंकु है, उसमें उसका जो रेडियस है, बेस का रेडियस है, आधार का अर्धव्यास, रेडियस
और उसका हाइट दोनों बराबर है, इक्वल है, ठीक है। तो फिर जो वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल एंगल कितना होगा, ठीक है, यानी सिर से कोण कितना होगा वर्टिकल एंगल। तो स्टूडेंट देखिए ये राइट सर्कुलर कोण है, ठीक है। ये जो एंगल होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एंगल, सिर से कोण, ठीक है। तो ये कितना डिग्री होगा, और ये जो रेडियस या और एच है, हाइट, ये दोनों बराबर है, आर और एच इक्वल है, ठीक है। तो देखिए आर और एच जब इक्वल होगा, ये हमें पता है यहाँ 90 होता है, ओके। और ये हो गया इसका सेमी वर्टिकल एंगल, यानी इसका आधा, ये इसको सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं। तो देखिए आर और एच जब बराबर होगा तो फिर ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन बराबर है, तो फिर ये एंगल भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो ये 90 हो गया, और तीनों जोड़कर कितना होता है 180, तो ये 90 हो गया और ये दोनों जोड़कर 90 होगा, तब ना 180 होगा। तो ये दोनों जोड़कर 90 होगा और ये दोनों बराबर है, यानी ये दोनों 45 होगा। तो ये कितना होगा 45 डिग्री। सेमी वर्टिकल एंगल जो है या अर्ध सिर से कोण, ये 45 होगा, और ये 45 होगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 90, यानी वर्टिकल एंगल जो होगा सिर से कोण ये हो जाएगा 90 डिग्री, ओके। तो अब आ जाते हैं स्टूडेंट ट्रू फॉल्स में, ठीक है। पहला ट्रू फॉल्स है, इफ़ रेट ऑफ ईयरली इंटरेस्ट इज सेम देन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज, या इन है या इज होगा, इज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑफ सम प्रिंसिपल। कहा जा रहा है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज दर है, वो सेम है। तो बोला 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज से ग्रेटर होगा, यानी बड़ा होगा। तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। क्यों? जब भी 1 साल का बात बोलेगा तो 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट बोले या सिंपल इंटरेस्ट बोले, चक्रवृद्धि ब्याज बोले या सरल ब्याज, दोनों बराबर होता है, 1 साल में बराबर होता है। 2 साल में चेंज होता है, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है और सिंपल इंटरेस्ट कम होता है, ठीक है। तो 1 साल में बड़ा ग्रेटर नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, बल्कि सेम होगा, तो इसलिए ये चीज़ फॉल्स हो गया, ओके। दूसरा देखें, द कॉन्जुगेट सर्ड ऑफ √3 - 5 इज √3 + 5। बोल रहा है इस सर्ड का, इस करणी का जो कॉन्जुगेट होगा, अनुबंधी, वो ये होगा, ठीक है। तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? कोई भी सर्ड का जो कॉन्जुगेट होता है, अनुबंधी होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जो उसका रूट वाला पार्ट है उसको हम साइन बदलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, √3 है, तो इसका साइन यहाँ पे प्लस है, तो ये चेंज होना चाहिए था, -√3 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या किया, जो नंबर है उसका साइन चेंज कर दिया, -5 को +5 कर दिया, तो ये कॉन्जुगेट नहीं है, ठीक है। कॉन्जुगेट होने से -√3 - 5 होना चाहिए था, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स, ओके। तीसरा, द प्रिंसिपल ऑफ ए इज़ हाफ ऑफ बी, देन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट इज़, पार्टनरशिप बिजनेस इज़ 2:1। कहा जा रहा है एक का जो प्रिंसिपल या मूलधन है वो बी से आधा है, ठीक है। तो फिर उनका जो प्रॉफिट है, लाभ है, पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार में, वो 2:1 होगा, ठीक है। तो ये भी जो है फॉल्स होगा। देखिए ए का अगर आधा है, बी का डबल है, ज़्यादा है, तो फिर ए का प्रॉफिट कम होना चाहिए, बी का प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। जबकि यहाँ दिखा रहा है ए का प्रॉफिट 2 और बी का प्रॉफिट 1, यानी ये ज़्यादा दिखा रहा है, ये कम दिखा रहा है, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। बल्कि होना चाहिए था 1:2, ओके। तो ये भी फॉल्स है, जबकि पीछे आंसर में इसको ट्रू लिख दिया तो वो गलत है। क्वेश्चन 4, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स विच आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इज़ 64, यहाँ पे छूट गया था 64, देन द सेकेंड नंबर इज़ 4। कहा जा रहा है 3 नंबर है, ठीक है, जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या क्रमिक समानुपाती में है, तो जो दूसरा नंबर होगा, दूसरा संख्या, वो 4 होगा, ठीक है। तो ये ट्रू है, किस तरह से देख लें। तो स्टूडेंट हम मान लेते 3 नंबर ए बी सी जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, क्रमिक समानुपाती में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, A/B इक्वल टू B/C, यानी A:B बराबर होता है B:C, हमें पता है, ठीक है, जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है। और ये तीनों नंबर को इंटू करने से 64 हो रहा है, तो हमें निकालना है ये दूसरा वाला नंबर, यानी B कितना होगा। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो रहा है, B इंटू हो जाएगा B² इक्वल टू क्या होगा, A×C AC। तो B² इक्वल टू होगा AC, या AC इक्वल टू B²। अब यहाँ से हम चेंज करेंगे, देखें AC को एक तरफ कर ले, इंटू B लिख सकते हैं ऐसा,
इंटू में आगे पीछे हम कर सकते हैं। और अब देखें AC बराबर क्या होगा, AC बराबर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी स्क्वायर इंटू बी इक्वल टू 64 और बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब होगा 64। तो यहाँ से बी आ जाएगा कितना, बी क्यूब है 64, 4 का क्यूब होता है, तो दोनों से क्यूब हटा देंगे तो बी इक्वल टू 4। तो जो दूसरा नंबर है वो हो जाएगा 4, तो ये ट्रू होगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर सेम देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। कहा जा रहा है दो सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है, तो उनका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो बराबर है, इक्वल है। तो फिर कहा जा रहा है कि क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या सर्वांगसम होंगे, यानी बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। हाँ होंगे बिल्कुल। सिमिलर में क्या होता है, छोटा बड़ा हो सकता है। सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, जो देखने में एक जैसे होते हैं, समरूप होते हैं, लेकिन साइज में छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन जब बोल दिया उनका एरिया सेम है, एरिया सेम है मतलब अब उनका साइज भी बिल्कुल सेम हो गया। ठीक है, जब साइज भी सेम हो जाएगा तो फिर वो क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी बिल्कुल टू कॉपी। ओके, तो ये ट्रू होगा। ओके, और आखिरी क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेड डबल देन इट्स वॉल्यूम विल बी ट्रिपल। कहा जा रहा है एक स्फीयर या गोलक का अगर हम रेडियस या अर्धव्यास को डबल कर दें तो फिर उसका वॉल्यूम या आयतन जो है वो ट्रिपल हो जाएगा, यानी 3 गुना हो जाएगा। ये सही है या गलत है? तो ये फॉल्स है। किस तरह से फॉल्स है? जब हम एक स्फीयर या गोलक का वॉल्यूम रेडियस को डबल करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है तो वो 8 गुना बढ़ जाता है। कैसे? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और जब हम इसका आर को हम 2r कर देंगे, डबल कर देंगे, तो उसको R1 मान लेते हैं, तो फिर उसका नया वॉल्यूम V1 ये कितना होगा, 4/3 पाई आर के जगह में अब क्या हो जाएगा, 2r का होल क्यूब। तो 2r का होल क्यूब कितना होगा, 2 का होल क्यूब 8 होगा, r क्यूब हो जाएगा। 8 को सामने कर ले, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 8 इंटू इसका मतलब क्या, ये ही था V, 8 इंटू बी, मतलब ये जो V1 है ये 8 भी है, यानी जो नया वॉल्यूम आयतन है वो पहले वाले का 8 गुना है। 8 इंटू यहाँ पे तो 8 टाइम्स यानी 8 गुना हो गया। ठीक है, तो जब भी हम एक गोलक का वॉल्यूम रेडियस को डबल करेंगे अर्धव्यास को, तो उसका वॉल्यूम 8 गुना बढ़ जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा, ट्रिपल नहीं होगा, 3 गुना नहीं 8 गुना होगा। ओके, तो इसमें ट्रिपल बोला था इसलिए ये फॉल्स है। ओके, और ये मैंने सभी यहाँ पे कर दिया है, कौन सा फॉल्स होगा, पहला फॉल्स, इस तरह सभी लिख दिया, इसमें रीज़न भी लिख दिया है। ठीक है, जो कुछ मैंने भी बताया इसका मैं PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्वेश्चन भी डाल दूंगा। ठीक है, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अच्छी तरह प्रैक्टिस करें माध्यमिक एग्ज़ाम के लिए।